नमस्कार। आज हम सिंथेटिक बायोलॉजी की दिलचस्प दुनिया में झांक रहे हैं। Exactly. हमारे पास एक दस्तावेज है syntheticbiology.pdf जिससे हम कुछ ज़रूरी बातें लेंगे और कोशिश करेंगे इस उभरते हुए और सच कहूँ तो काफ़ी जटिल क्षेत्र को समझने की। मैंने सुना है इसे कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑन स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये पारंपरिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से अलग कैसे हैं? मतलब असल में क्या फर्क है? हाँ, वो स्टेरॉइड्स वाली बात एक तरह से माहौल बनाने के लिए ठीक है, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सिंथेटिक बायोलॉजी ना वो असल में जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान, इन सब का मेल है। अच्छा। पारंपरिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम मौजूदा जेनेटिक मटेरियल लेते हैं किसी एक जीव से और दूसरे में डाल देते हैं, है ना? हाँ हाँ। पर सिंथेटिक बायोलॉजी में लक्ष्य बड़ा है। यहाँ हम बिल्कुल नए जैविक हिस्से, उपकरण, यहाँ तक कि पूरे सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। या फिर जो सिस्टम प्रकृति में मौजूद हैं, उन्हें पूरी तरह से नए काम करने के लिए मतलब फिर से डिजाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नए हिस्से बनाना। जी, इसे आप ऐसे समझिए जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है कंप्यूटर के लिए। ओके। यहाँ डीएनए जो है वो प्रोग्रामिंग कोड है और कोशिकाएं वो हार्डवेयर हैं। तो वैज्ञानिक इस कोड को मतलब डीएनए को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ताकि कोशिकाएं खास काम करें। जैसे कि? जैसे मान लीजिए बायोफ्यूल बनाना या कोई खास दवा तैयार करना या फिर पर्यावरण में फैले किसी प्रदूषक को साफ करना। ये क्षमता देता है कि आप बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से नया जेनेटिक मटेरियल बना सकें। स्क्रैच से बनाना, ये तो सचमुच में बिल्कुल अलग स्तर की बात लगती है। तो फिर इस अप्रोच के, इस नजरिए के मुख्य पहलू क्या हैं? क्या चीजें इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं? हाँ, इसमें 3 बातें खास हैं जो इसे परिभाषित करती हैं। पहली चीज है इंजीनियरिंग का नजरिया। इंजीनियरिंग बायोलॉजी में? बिल्कुल, हम जैविक प्रणालियों को ना अलग-अलग हिस्सों या कह सकते हैं मॉड्यूल्स की तरह देखते हैं। ऐसे हिस्से जिन्हें मानकीकृत किया जा सके, जिन्हें डिजाइन कर सकें, फिर एक साथ जोड़ सकें और फिर टेस्ट कर सकें। अच्छा, जैसे मशीन के पुर्जे? ठीक वैसे ही, इससे अंदाजा लगाना और नियंत्रण करना आसान हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अंतः विषय होना। मतलब ये कई सारे विषयों का संगम है। हाँ, आपने शुरू में कहा था। जी, ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है। इसमें जीव विज्ञान तो है ही, पार्ट्स और सिस्टम को समझने के लिए। साथ में रसायन विज्ञान है, अणुओं और प्रतिक्रियाओं के लिए। कंप्यूटर विज्ञान है, डिजाइन, मॉडलिंग और ढेर सारे डेटा को समझने के लिए। और फिर इंजीनियरिंग है, सिस्टम बनाने और उसे टेस्ट करने के लिए। ये सब मिलकर काम करते हैं। चुनौतियां। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवा में नई दवाएं या टीके बनाना हो, ऊर्जा के क्षेत्र में नए सस्टेनेबल बायोफ्यूल विकसित करना हो, या फिर खाद्य उत्पादन को बेहतर और ज्यादा टिकाऊ बनाना हो, ये सब असल दुनिया की जरूरतें हैं। इंजीनियरिंग का नजरिया, कई विषयों का संगम और व्यवहारिक लक्ष्यों पर ध्यान, ये सब मिलकर इसे जाहिर बहुत शक्तिशाली बनाते होंगे। शायद इसीलिए ये क्षेत्र इतनी इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्षेत्र वाकई रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं 21 मई 2025 तक के, वो यही दिखाते हैं कि लगातार बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। अच्छा। और अनुमान यह है कि 2026 तक इसका जो वैश्विक बाजार है वो करीब 34.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 34.5 बिलियन डॉलर्स, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि इसमें कितनी व्यावसायिक और वैज्ञानिक संभावनाएं देखी जा रही हैं, खासकर उन समस्याओं को हल करने में जिनका हमने अभी जिक्र किया। ये तो कमाल है। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो इस क्षेत्र की जड़ें कहाँ हैं? ये विचार कब और कैसे पनपना शुरू हुआ? देखिए, इसकी जड़ें तो हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक जाती हैं, जब डीएनए की संरचना खोजी गई थी। वाटसन और क्रिक? जी, जब हमें पता चला कि जीवन का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। लेकिन एक अलग संगठित क्षेत्र के रूप में सिंथेटिक बायोलॉजी ने असल रफ्तार पकड़ी 2000 के दशक की शुरुआत में। अच्छा, 2000 के बाद? हाँ, खासकर तब जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो तकनीकें थीं वो ज्यादा उन्नत हो गईं और सस्ती भी हो गईं, ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गईं। तो इस सफर में कुछ मील के पत्थर रहे होंगे, कुछ अहम पड़ाव जिन्होंने इसे आज यहाँ तक पहुँचाया। जरूर जरूर। देखिए, 1970s और 80s के दशक में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक आई, वो तो एकदम बुनियादी कदम था। हाँ, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत थी। बिल्कुल। उस तकनीक ने वैज्ञानिकों को पहली बार डीएनए के टुकड़ों को काटने और जोड़ने की काबिलियत दी, मानो जैसे जैविक दुनिया की कैंची और गोंद मिल गया हो।
इसने जेनेटिक मटेरियल में अपनी मर्जी से बदलाव करने की नींव रखी। ठीक। फिर आया 2000 का दशक। तब वैज्ञानिकों ने पहली बार सिंथेटिक जेनेटिक सर्किट बनाए। जेनेटिक सर्किट्स ये क्या है? ये कोशिकाओं के अंदर छोटे जैविक स्विच या टाइमर की तरह हैं। मतलब ऐसे छोटे सिस्टम जिन्हें वैज्ञानिक खास काम करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। जैसे किसी जीन को जरूरत पड़ने पर चालू या बंद करना, इसे टॉगल स्विच कहते हैं। या किसी प्रक्रिया को नियमित अंतराल पर दोहराना, उसे ऑसिलेटर कहते हैं। अच्छा, कोशिकाओं के अंदर के छोटे प्रोग्राम्स जैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये दिखाता है कि हम कोशिकाओं के व्यवहार को इंजीनियरिंग के सिद्धांतों से नियंत्रित कर सकते हैं। ये बड़ी बात थी। यकीनन। और कोई बड़ी घटना? और फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई 2010 में। जे क्रेग विंटर इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा। हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जुड़े थे। जी, उनके इंस्टीट्यूट ने पहली बार एक बैक्टीरियल जीनोम को पूरी तरह से लैब में संश्लेषित किया, मतलब केमिकल से बनाया, और फिर उसे एक खाली कोशिका में डालकर उसे जीवित कर दिया। पूरी तरह लैब में बनाया जीनोम? हाँ, ये साबित करता है कि हम न केवल मौजूदा जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि कंप्यूटर में डिजाइन किए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर एक कार्यशील, जीता जागता जीव बना सकते हैं। ये वाकई में स्क्रैच से जीवन बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अविश्वसनीय। तो अगर संक्षेप में कहें, सिंथेटिक बायोलॉजी का सार यही है, जीवन के जो मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी डीएनए, उसे इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके डिजाइन करना, बनाना, ताकि कोशिकाएं हमारे लिए खास और उपयोगी काम कर सकें। यहां पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जब हम जीवन को इस तरह स्क्रैच से डिजाइन करने की क्षमता हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से बनाने की ताकत पा रहे हैं, तो इसका हमारी दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे चिकित्सा की समस्याएं, ऊर्जा की जरूरतें, पर्यावरण को टिकाऊ बनाना, इनको हल करने में क्या गहरा और शायद परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है। एक क्षमता सचमुच अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है ना, इस पर सोचने की जरूरत है।